प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार आज आपसे चर्चा करूंगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय भारत का न्यायपालिका का सर्वोच्च निकाय है। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका। संविधान द्वारा सरकार के तीनों अंगों व शक्ति का व उनके बीच कार्यों का वितरण किया गया है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। भारत के शासन का जो स्वरूप है वो संघात्मक है और संघात्मक शासन प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के निपटारे के लिए विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वैसे भारतीय संविधान जो है वो एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है जिसके शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय है। उसके नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अन्य अधीनस्थ न्यायालय हैं। संघीय संविधानों में प्राय ऐसा नहीं देखा जाता। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो वहाँ पर दोहरी अथवा द्वैध न्यायपालिका की व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात केंद्र व राज्यों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली है। परंतु भारत में न्याय प्रणाली को एकीकृत स्वरूप प्रदान किया गया है। कुछ बातें भारत के संविधान में अमेरिका से ग्रहण की गई हैं, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन। भारत के संविधान में संघ की न्यायपालिका के रूप में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक किया गया है। आइए अब हम सर्वोच्च न्यायालय के गठन पर चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी उपबंध है। इसमें कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अनधिक न्यायाधीश से मिलकर बनेगा। ये भारत के संविधान का जो मूल उपबंध है वो ये कहता है। संविधान में ये प्रावधान है कि संसद समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या में अभिवृद्धि कर सकती है। वर्तमान में भारत में कुल 31 न्यायाधीश हैं और ये जो संशोधन प्रस्ताव हैं, ये संशोधन प्रस्ताव सर्वप्रथम 1977 में न्यायाधीशों की संख्या में अभिवृद्धि करते हुए किया गया। 1977 में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 18 कर दिया गया। 1986 में पुनः संशोधन प्रस्ताव लाया गया और न्यायाधीशों की संख्या 26 कर दी गई। इसी तरह 3 फरवरी 2009 को संसद ने विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 कर दी। भारत का जो उच्च न्यायालय है वह दिल्ली में स्थित है और इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। इस तरीके से भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में संवैधानिक और संविधान संशोधन के माध्यम से की गई व्यवस्थाओं का हमने अभी उल्लेख किया। आगे बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अहर्ताएँ क्या हैं? पहली अहर्ता है
वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, वह उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष से विधि व्यवसाय कर रहा हो अर्थात वकालत कर रहा हो, और चौथा वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेता हो। तो इस तरीके से ये कुछ अहर्ताएँ भारत के न्यायाधीशों के संदर्भ में संविधान में उल्लेखित की गई हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, इस पर जरा चर्चा करें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के 124 के दूसरे हिस्से में भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में व्यवस्था की गई है। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते वक्त मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श जो भी राष्ट्रपति आवश्यक समझे वह करता है, करना चाहिए, और इसके आधार पर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। जब मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है तो राष्ट्रपति जो है वह भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है जो आवश्यक होता है। परंतु इस व्यवस्था में संविधान के 121वें संशोधन द्वारा कुछ बदलाव किया गया है। अब राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते वक्त राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से परामर्श करता है। अब ये राष्ट्रीय न्यायिक आयोग क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक आयोग संविधान के अनुच्छेद 124 ए के द्वारा गठित किया गया है और यह भी 121वें संविधान संशोधन द्वारा प्रवृत्त हुआ है। इसमें 6 सदस्य होते हैं और वो 6 सदस्य कौन कौन होते हैं? पहला, भारत का मुख्य न्यायाधीश, उसका पदाध्यक्ष होता है। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश के बाद वरिष्ठतम 2 न्यायाधीश इसके पदेन सदस्य होते हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री इसका पदेन सदस्य होता है। 2 प्रमुख सदस्य जिनकी नियुक्ति एक समिति द्वारा की जाएगी वो इसके सदस्य होते हैं, और 2 जो मुख्य सदस्य हैं उनमें से एक व्यक्ति SC, ST और OBC तथा अल्पसंख्यक समुदाय या महिला वर्ग में से होना चाहिए। इन 2 सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन की व्यवस्था है। इस समिति में कौन कौन लोग शामिल हैं? वे लोग हैं भारत का प्रधानमंत्री, इसका अध्यक्ष होता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका सदस्य होता है और लोकसभा में विपक्ष का नेता इस समिति में शामिल होता है। तो ये समिति मिलकर 2 सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करती हैं और उन 2 में से ये व्यवस्था की गई है कि एक व्यक्ति SC, ST, OBC अल्पसंख्यक समुदाय या महिला वर्ग से होना आवश्यक होता है। इसका मुख्य काम, इस आयोग का मुख्य काम है कि यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श देता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 124(6) के द्वारा कुछ बातें न्यायाधीशों की शपथ में शामिल होती है। वो बातें हैं कि वह विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा। वह भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम करेगा।
वह सम्यक प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना पालन करेगा। वह संविधान एवं विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा। तो ये शपथ के कुछ अंश, कुछ बातें जो है राष्ट्रपति के द्वारा इन न्यायाधीशों को शपथ दिलाते वक्त की जाती है। न्यायाधीशों की पदावधि के लिए क्या व्यवस्था है? भारत के संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने पद पर बना रह सकता है। यदि वह पूर्व में राष्ट्रपति को संबोधित करके त्यागपत्र दे देता है तो उसके पद से पदमुक्त हो जाता है। इसके अलावा संसद जो है अपनी सिफारिश से राष्ट्रपति को संबंधित या किसी न्यायाधीश को हटाने की बात कर सकती है। जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, एक तो त्यागपत्र के द्वारा वह स्वयं हट सकता है, एक संसद राष्ट्रपति को सिफारिश करती है। उस सिफारिश के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको महाभियोग कहते हैं। भारत में महाभियोग जो है राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के ऊपर ही लाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया को बताया गया है। इस महाभियोग को लगाने के आधार क्या होंगे? 2 आधार पर न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। पहला है साबित कदाचार या सिद्ध कदाचार और दूसरा असमर्थता। ये 2 बिंदु हैं जिनके आधार पर भारत के न्यायाधीशों पर महाभियोग लाया जा सकता है। ये महाभियोग न्यायाधीश को हटाने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और इस प्रस्ताव को दोनों सदनों द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना आवश्यक होता है। इस महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? आइए उस प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं। महाभियोग लगाने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। यह प्रस्ताव लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा रखा जाता है और राज्यसभा में यह सीमा जो है 50 सदस्यों की होती है। लोकसभा में यह प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष व राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब जब प्रस्ताव रख दिया जाता है, यदि लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा और यदि राज्यसभा में रखा गया है तो राज्यसभा के सभापति द्वारा जो अगला काम किया जाएगा वह यह कि वह इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 3 सदस्यीय समिति का निर्माण करेगा, गठन करेगा। इस समिति में 2 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और 1 विख्यात विधिवेत्ता होता है। ये लोग उस संबंधित प्रस्ताव पर विचार करते हैं और विचार करने के बाद वो दोनों बातों को दृष्टिगत रखते हुए कदाचार या असमर्थता जिसमें भी वो उस व्यक्ति को, उस न्यायाधीश को दोषी पाते हैं तो वे अपने प्रतिवेदन के साथ अपने प्रतिवेदन के साथ न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इस प्रस्ताव को, इस प्रतिवेदन को
जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है उसके समक्ष रखा जाता है, और यदि प्रस्ताव प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में ये कुछ प्रावधान अपनाए गए हैं। राष्ट्रपति को इनकी नियुक्ति के साथ पदच्युति का भी अधिकार है। तो राष्ट्रपति जब दोनों सदनों द्वारा वो प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति उन न्यायाधीशों को जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित हुआ है उसके पद से हटाने संबंधी आदेश जारी करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन जो है वो 1 लाख रुपए मिलता है और अन्य न्यायाधीशों को 90,000 वेतन मिलता है। इसी तरह उन्हें जो ये वेतन मिलता है, इस वेतन के साथ साथ उनके द्वारा की गई सेवाओं के प्रतिफल में उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं, कुछ अन्य परिलाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे सेवानिवृत्ति के पश्चात न्यायाधीश को 50% प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलता है। तो इनके पेंशन की भी व्यवस्था है। एक बाध्यता, एक मर्यादा न्यायाधीशों पर ये लागू की जाती है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण करने के बाद वह भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय के समक्ष कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो जब कोई व्यक्ति न्यायाधीश बन जाता है तो वह कानून की प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो इस तरीके की सीमा भी इस तरीके की सीमा भी न्यायाधीश के ऊपर लागू होती है। थैंक यू।